नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य नितिन भिसे। आज हम जानेंगे त्रिदोष क्या है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ इनको त्रिदोष कहा जाता है। हम इसको बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि वात पित्त कफ क्या है, उन्हें कैसे पहचानते हैं और क्या वो दिखते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को जानते हैं। आयुर्वेद में वात पित्त कफ इनको अनन्य साधारण महत्व है। ऐसा कहिए कि दोष धातु मल यही शरीर के मूल है, तो इसमें से जो दोष है वो त्रिदोष कहा जाता है। जो शरीर में होते हैं वे शरीर को पालन भी करते हैं और उसको नष्ट भी कर सकते हैं। धातु यानी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातु, और मल स्वेद मूत्र पुरुष, ये 3 मल, इनको शरीर का मूल यानी कि रूट्स कहा जाता है। अब इन वात पित्त कफ को कैसे पहचानते हैं, कैसे इन्हें जानते हैं, क्या ये दिख सकते हैं क्या, इसको समझते हैं। पहले समझ लीजिए कि वात पित्त कफ कोई एक वस्तु नहीं है या कोई एक थिंग नहीं है जो आप प्रत्यक्ष से देखें। हालांकि कहा जाता है कि पेट में गैस होना वात है, या फिर बलगम निकलना कफ है, और बाइल जो है उसको पित्त कहा जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष में ये दोष नहीं है, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव है। और फिर वात पित्त कफ क्या है? तो वात पित्त कफ एक फंक्शनल यूनिट है। हम इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं। अब मान लीजिए 1 किलो का लोहा है और 1 किलो का कपास है और 1 किलो का गेहूं है। तो आप किलो कैसे दिखाएंगे? आप किलो नहीं दिखा सकते। आप उस किलो का कुछ ना कुछ दिखा सकते हैं। मतलब 1 किलो का लोहा है और 1 किलो का कपास है। कपास को आप दिखा सकते हैं कि ये 1 किलो का है। आप गेहूं को दिखा सकते हैं कि ये 1 किलो का है, लेकिन आप किलो को नहीं दिखा सकते। तो ये एक यूनिट है। जैसे लीटर, मिलीलीटर एक यूनिट है। मतलब आप 1 लीटर का तेल, 1 लीटर का पानी, 1 लीटर का कोई भी लिक्विड दिखा सकते हैं, लेकिन आप लीटर नहीं दिखा सकते। वैसे ही आप 1 सेंटीमीटर का धागा, 1 फीट का धागा, या 1 किलोमीटर का रास्ता ऐसा दिखा सकते, लेकिन किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ये प्रत्यक्ष रूप में आप नहीं दिखा सकते। इसका ही मतलब ये हुआ कि ये यूनिट है। वैसे ही वात पित्त कफ एक फंक्शनल यूनिट है, ये समझ लीजिए। अब हम उनको पहचानेंगे कैसे? तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। मान लो कि हृदय से रक्त निकल रहा है और धमनियों थ्रू सारे पेशियों तक या सर से लेके पाँव तक हर जगह जाता है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये वात की इसमें आता है, परिपेक्ष में आता है, इसके कार्य में आता है। तो ये जो भी एक तरह से यहाँ से वहाँ जा रहा है, जैसे हॉर्मोन्स है यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, जैसे नर्व इम्पल्स है, एक मस्तिष्क से लेके कई जगह पर जाता है। हाथ को हम उठाते हैं, नीचे रखते हैं, हृदय में स्पंदन होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब अतड़ियों का कुछ मूवमेंट होता है। या हम सांस लेते हैं तो लंग्स की मूवमेंट होती है। या हम पैर से चलते हैं, मुंह से बात करते हैं, आँखों से ब्लिंक करते हैं। तो ये सारे जो भी फंक्शन होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना या फंक्शनल जो भी होते हैं, इन सब को वात में कैटेगराइज किया जाता है। अब किसी कारणवश उसमें बाधा आ जाती है या वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब हृदय की गति एकदम से तेज हो जाना, या अतड़ियों का बहुत तेज हो जाना, या जो हाथ पैर की नॉर्मल मूवमेंट है उसमें या तो ज़्यादा होना या कम होना। जैसे पैरालिसिस को अर्धांग वायु कहा जाता है।
संधिवात मतलब घुटने अगर दर्द हो रहे हैं और चल नहीं पा रहे हैं तो उसमें संधिवात कहा जाता है या संधिगतवात कहा जाता है। ऐसे ही हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे वात का संबंध आता है वहाँ पे मोमेंट्स का या तो हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चलन होना या हाइपो एक्टिविटी बिल्कुल न होना या फिर उसमें शूल होना मतलब वेदना होना और इस तरीके से या ड्राइनेस होना, इन सब को एक कैटेगरी में रखा जाता है, उसे कहते हैं वात। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वात में आ जाता है। फिर पित्त जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन को हम अलग तरीके से समझते हैं। जैसे कि हमने एक सेब खा लिया, एप्पल खा लिया, तो एप्पल ही शरीर में नहीं आएगा, वो पहले डाइजेस्ट होगा, फिर उसमें से आहार रस बनेगा, फिर उसका डाइजेशन होगा, जो मांस है वो खुद का उसमें से इंग्रेडिएंट्स लेगा और मांस बनेगा, रक्त उसका खुद का इंग्रेडिएंट लेगा, रक्त बनेगा, अस्थि उसमें से खुद का इंग्रेडिएंट लेगा, अस्थि बनेगा। इस तरीके से पूर्णतः पचन होके जो एप्पल है वो शरीर का संगठन बन जाएगा। और इस तरीके से हमने देखा कि जो भी संकल्पनाएं हो रही है वो ट्रांसफॉर्मेशन में हो रही है, मतलब जो भी है वो चेंज हो रहा है। तो जो भी पचन है, सूक्ष्म पचन है, स्थूल पचन है, या कहीं पे भी चेंज हो रहा है, तो वो जो है वो पित्त के संगठन में आता है। तो उस यूनिट को, वो करने वाले यूनिट को हम पित्त कहते हैं। ये फंक्शनल यूनिट जो है ये पित्त है। ये शरीर का ऊष्मा संभालता है, ये शरीर को चयापचय में मदद करता है, ये रक्त को रंजन करने में मदद करता है, मतलब उसका लाल होना ऐसा होता है। ये मूत्र का, पुरुष का जो भी है रंग लाने में काम करता है। ये एक तरह के रंग द्रव्यों में भी काम करता है, आँखों से देखने के काम भी ये आ जाता है। और जो भी हम सोचते हैं उसका भी पचन होता है, जो भी हम देखते हैं उसका भी पचन होता है। तो उसमें भी जो भी एनालिसिस होना या उसका डाइजेशन होना या उसका एंड प्रोडक्ट निकालना, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये सारा पित्त में आता है। तो इस तरीके से ये फंक्शनल यूनिट जो है इसको पित्त कहा जाता है। और जो कफ है वो स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी मतलब स्थैर्यता। हमारा शरीर जो है वो इसी स्थैर्यता की वजह से पूरा जिंदगी भर एक तरह से काम करता है। हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो भी हमारे चेंजेस होते हैं, तो हम रोज़ बदल जाते हैं, रोज़ हमारे सेल्स डेड हो जाते हैं, फिर नए बनते हैं और फिर उनमें एक तरह का जुड़ाव हो जाता है। संधियों में जुड़ा होना, जैसे शोल्डर का, जॉइंट्स का, ये जुड़ाव भी शीशा आलिंगन, मतलब उसको बांध के रखने के लिए कफ का उपयोग होता है। जो बोधक कफ है वो सलाइवा के तरह काम करता है। आंतड़ियों में जो म्यूकस है वो कफ है। जो इसी तरह से शरीर में जो भी प्रोटेक्टिव जो भी है वो कफ है, और उसकी वजह से शरीर को स्थिरता है। अगर वो न हो तो शरीर विलग विलग हो जाएगा और उसमें स्थिरता नहीं रहेगी। जो भी हमारे शरीर में मेमोरी वगैरह है वो भी स्थिरता की वजह से, कफ की वजह से लंबे काल तक रह जाती है। हम जो डाइजेस्ट करते हैं उसको भी हम शरीर बहुत का समय तक शरीर का एक हिस्सा बनाए रखता है। तो इस वजह से जो भी स्टेबिलिटी है वो कफ की वजह से है। तो जो भी जहाँ जहाँ भी आपको स्टेबिलिटी दिखाई देगी वो फंक्शनल यूनिट हमारा कफ के अंडर आएगा। जहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब चयापचय, एक से दूसरी संगठन बन जाना, इस ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन यूनिट होगा पित्त। और जहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जहाँ पे भी गति है, जहाँ पे भी एक तरह का मोमेंट है, वो सारा वात के फंक्शनल यूनिट में आता है, हम उसको उसमें काउंट करते हैं। तो आपको जो दिखाई देता है जो कफ है, स्पुटम है, तो वो कफ का विकृत भाग है। लेकिन जो मुंह में बोधक कफ है, यानी सलाइवा है या म्यूकस है, ये अच्छा वाला कफ है। वैसे ही जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है वो तर्पक कफ है, तो वो प्रोटेक्शन है। लंग्स को वो अवलंबक कफ है, हृदय को जो प्रोटेक्ट करता है वो अवलंबक कफ है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में कफ
हर जगह पे प्रोटेक्शन का और स्टेबिलिटी का काम करता है। वात जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और जो पित्त है वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। इसको अगर हम सही तरीके से समझ लेंगे तो आयुर्वेद के वात पित्त कफ आपको समझ में भी आएंगे, दिखाई भी देंगे, और उनकी चिकित्सा भी आपको समझ में आएगी। इन्हीं को बेसिक पकड़ के इनके विकृति को हम व्याधि कहते हैं, इनके स्वास्थ्य को हम स्वास्थ्य कहते हैं, इनके बैलेंस को हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो इनका बैलेंस करना ही आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है। तो दोष धातु मल इन तीनों का बैलेंस बनाए रखना ही आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है। और ये ही तीनों जो है वात पित्त कफ, ये धातु को और मल को दूषित करके व्याधियों का निर्माण करते हैं। तो व्याधियों का निर्माण दोष दुष्य समूर्छना से होता है, और आयुर्वेद इनका समूल नाश कर सकता है। इसलिए आयुर्वेद में अनेकों व्याधियों के इलाज अनेक सुकरता से हो जाते हैं। स्वास्थ्य में भी इसको स्वास्थ्य रक्षण करके हम दीर्घकाल तक आयुष्य कर सकते हैं, यानी दीर्घायु बन सकते हैं। और अगर किसी कारणवश अंदरूनी कारणों से, या जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे प्रकृति है, ऋतु है, या एपिडेमिक है, एंडेमिक है, ये हमारे नहीं है, इनको अगंतु जो हम कहते हैं, इनकी वजह से इन दोषों का इम्बैलेंस हो जाता है, ये ऊपर या नीचे हो जाते हैं और ये व्याधिजनक बन जाते हैं। तो मुझे लगता है मैंने आपको ये समझा दिया है। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके उत्तर में देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक बार।